नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर मेंढर में सेना ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। भाटा, धुरिया, भिंबर गली और सिंग्योट में चल रहा है यहां पर पूरी तरह से तलाशी अभियान। राजौरी पुंछ हाईवे को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले आप देखिए आतंकी किस तरह से वहां पर सक्रिय देखे जा रहे हैं। राजौरी और पुंछ हाईवे की बात करें तो मुकम्मल तरीके से इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन मेंढर में सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और भाटा, धुरिया, भिंबर गली और साथ ही साथ सिंग्योट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और उससे पहले भी आतंकी किस तरह से यहां पर काम करते हुए नजर आए हैं ये सबके सामने। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आप देखिए पुंछ से मेंढर से देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी अपडेट आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से ग्राउंड पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेंढर सब डिवीजन के भाटा दुड़िया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई थी और गुरुवार की अगर बात करें तो यहां आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पूरी तरह से फायरिंग भी की है, जिसका माकूल तरीके से जवाब भी दिया गया। लेकिन उससे पहले ही आप ये समझिए कि आतंकी किस तरह से राजौरी और पुंछ के अंदर अब सक्रिय देखे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भिंबर गली की बात करें, सिंग्योट इलाके की बात करें, सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? जिला पुलिस का जो अपना मेंढर का इलाका है भाटा दुड़िया, जो उस इलाके में जो है गुज़श्ता रोज जो है वहां पे फायरिंग वगैरह हुई थी मिलिटेंटों के साथ, मतलब आमना सामना हुआ था, जिसमें हमारे कुछ जवान जो है वहां पे जख्मी हो गए थे। और उसके बाद जो है बीती रात जो है वहाँ पूरा इलाका को फौज और एसओजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरे इलाका को मासरा में लिया हुआ है। ये वही ग्रुप है जो गुज़श्ता दिनों जिन्होंने 13 गली और उसके बाद जो है अपना राजौरी के जो उस इलाका में जो अपना उधर से क्रॉस हो इधर इस इलाका भाटा दुड़िया और सिंग्योट इलाका में ये घुसने की इंचार्ज थी, जिसकी वजह से इस इलाका के अंदर फौज ने पूरी तरह उस इलाका को मुहासरे में लेकर और इस टाइम जो वहां पे है। तारिक, ये तो हो गए कल क्या वाकया और पिछले दिनों क्या कुछ हुआ, ताजा स्थिति क्या है वहां पर? इस टाइम ये जो नेशनल हाईवे राजौरी पुंछ है जो इसको पूरी तरीके से क्लोज किया हुआ है और इस पर पूरी सेना जो है इसमें सर्च पूरे इलाका के अंदर चल रहा है कि कोई भी मूवमेंट, किसी गाड़ी की कोई भी मूवमेंट उस इलाके के अंदर नहीं हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक से आतंकी आ जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। क्या लगता है कि सवालिया निशान किस तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है कि कहां से यहां तक पहुंच रहे हैं आतंकी? ये जो इलाका है ये अपना सिंग्योट और ये भाटा दुड़िया जो ये एक घनश्याम जो फॉरेस्ट इलाका है, जो घने जंगलात हैं इसके अंदर, जो ये सीधा जो सिंग्योट से राजौरी की सरहद और प्लस जो अपना देरा गली की सरहद के साथ जो उसका इलाका के साथ ये जुड़ता है। ये बहुत एक घनश्याम इलाका है। फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और पूरे तरीके से उसका नजर बनाई हुई है कि यहाँ से कोई मतलब बाहर किसी से कोई मतलब निकलने में कामयाब ना हो। कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना है? इसमें लगभग 6-7 हो सकते हैं। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों के छिपे होने की भी संभावना है। और साथ ही इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि राजौरी पुंछ हाईवे को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाए जा रहे हैं। और मुकम्मल तरीके से ये भी समझिए कि राजौरी और पुंछ में किस तरह से इस वक्त स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगी, कश्मीर घाटी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कश्मीर से भी इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। स्कूलों के हवाले से बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। 8 नवंबर को 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी और घाटी में 83,000 स्टूडेंट्स अब यहां परीक्षा देंगे। और परीक्षाओं के लिए 741 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुचारू संचालन के लिए भी शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि क्या एसओपीज का पालन करते हुए ये सारा काम होगा, किस तरह से वहां पर सारी सुविधाएं रखी गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कश्मीर घाटी से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर परीक्षाओं का सिलसिला अब शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। और ये पहले ही अभिभावकों की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी मांगे सामने रखी गई थी कि वो घर के अंदर पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब परीक्षा केंद्रों में किस तरह से यहां पर हुजूम उमड़ेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि घाटी में 83,000 स्टूडेंट्स अब यहां परीक्षा देंगे और परीक्षा के लिए 741 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और 8 नवंबर को 12वीं की परीक्षा यहां शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से कोरोना को मद्देनजर
रखते हुए एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। तो देखना यह होगा कि क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से किस तरह से कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, मेरी आवाज पहुंच रही है? इरफान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल आपको बताते चले कि इरफान से अपडेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को भी खोलने की बात सामने रखी गई थी, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल के अंदर बुलाकर यहां पढ़ाने की बात रखी गई थी। लेकिन कश्मीर घाटी में बोर्ड परीक्षाओं की अब नई घोषणा देखने को मिल रही है, जिसमें 8 नवंबर को 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी और घाटी में 83,000 स्टूडेंट्स यहां पर भाग लेंगे। 741 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बच्चों की ये परीक्षा होगी और सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से की गई हैं? इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, किस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं परीक्षाओं को लेकर? देखिए आशा, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पहले कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ जो एग्जामिनेशंस भी पहले पोस्टपोन हुए, बाद में उसमें ऑनलाइन में ही उसे तब्दील कर दिया गया, मगर अब बड़ी खबर यह आ रही है कि 10वीं जमात और 12वीं जमात के जो एग्जाम जो है, खासतौर पे जो इम्तिहानात है वो नवंबर के महीने में लिए जाएंगे, जिसमें डेट मुकर्रर कर दी गई है 3rd वीक ऑफ नवंबर। और इसमें बताया जो आंकड़ा जा रहा है वो 83,000 के करीब जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही साथ जो ज्वाइंट डायरेक्टर, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है बोर्ड के, उन्होंने ये भी बताया है कि मंडे के दिन जो है 12th क्लास के एग्जामिनेशंस का जो डेट शीट है बच्चों के लिए निकल जाएगा। साथ ही साथ इसमें 741 एग्जामिनेशन सेंटर्स तय कर दिए गए हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी एग्जामिनी हैं जो एग्जाम लेंगे और एग्जामिनेशन हॉल्स को लेकर 50% कैपेसिटी स्टूडेंट्स को लेकर सीटिंग फैसिलिटी जो है उसमें तय कर दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस बीच जो 10th क्लास के एग्जाम्स है, क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम्स को लेकर भी खबर है कि उसके भी एग्जाम्स होने जा रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि वो 3rd वीक ऑफ नवंबर में, यानी 3rd वीक ऑफ, जी बताइए। परीक्षा के लिए घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या एसओपीज का पालन मुकम्मल तरीके से वहां पर हो पाएगा? देखिए आशा, मैं यही आपसे कहने जा रहा था कि एक साइड से एग्जामिनेशंस के डेट जो है उसे मुकर्रर कर दिया गया है, मगर तफसीलात के हवाले से मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहूंगा कि 70% अटेम्प्ट जो है एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चनियर के बारे में बताया गया है, 30% जो है रिलैक्सेशन। मगर इसमें एक और चीज ऐड की गई है, जबकि एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, इसमें बच्चों को 2.5 घंटे का ही मौका मिलेगा। अब रही बात एसओपीज को लेकर, अब रही बात जो इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, तो इस बीच सरकार की तरफ से मुकम्मल तौर पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है और उन्हें फॉलो भी करना है। बच्चों को मास्क लगा के ही एंट्री मिलेगी, हैंड ग्लव्स जो है वो लगाने होंगे, साथ में सैनिटाइजर्स वगैरह भी रखने होंगे। और इसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि एक साइड से कोविड चल रहा है, दूसरे साइड से जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, कह सकते हैं कि एक एग्जामिनेशन हॉल के साथ साथ एक अथॉरिटी के लिए भी काफी डिफिकल्ट है, काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि अब देखा जाए तो जब 3rd वेव के साथ साथ बात चल रही है, अब एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स को लेकर ये सारे मेजर प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और खबर यह भी है कि क्लास 11th के जो एग्जाम्स है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे ये भी इस वक्त सोच रहे हैं कि शायद इन बिटवीन एग्जामिनेशंस 11th के भी होंगे, मगर बोर्ड ने यह मुकर्रर कर दिया है, क्लियर कर दिया है इस बात को कि पहले 10th और 12th के एग्जाम्स होंगे और उसके बाद ही 11th के एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन इरफान, यहां पर सवाल यह है कि जिस तरह से पूरी सुविधाएं होनी चाहिए वो की तो गई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आने वाले समय में जब परीक्षा शुरू होती है उस वक्त कितना काम होगा और कितना एसओपीज का पालन होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इरफान, सवाल यहां पर यह कि जो पेपर 3 घंटे में होना है उसको घटाकर 2.5 घंटे पर ले आया गया है। क्या लगता है कि बच्चे उसमें मुकम्मल तरीके से अपना काम कर पाएंगे? देखिए आशा, मैं अगर बात करूं यहां पर, जबकि 3 घंटे का जब टाइम है तो वहां पर 100% सिलेबस 100% अटेम्प्ट भी करने हैं क्वेश्चंस, मगर यहां पर अब रिलैक्सेशन 70% को दी गई है, तो इसीलिए यहां पर 2.5 घंटे का टाइम जो है मुकर्रर कर दिया गया है। अब यहां पर 30% रिलैक्सेशन भी है, क्योंकि पहले अगर देखा जाए 100% अटेम्प्ट करना पड़ता था, अब 70% के साथ साथ टाइम को भी इसलिए ही घटा दिया गया है ताकि बच्चे 2.5 घंटे में ही 70% जो है क्वेश्चनियर को कंप्लीट करें और अपने पेपर्स को कंप्लीट करें। चलिए इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी
जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों की अभिभावकों की पुरानी यहां पर मांग रही कि बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाए, उनकी पढ़ाई को यहां पर शुरू किया जाए। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि 12वीं की परीक्षाएं अगर हो रही हैं, उनकी घोषणा की गई है, तो मुकम्मल तरीके से सुविधाएं भी यहां रखी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं, क्योंकि लद्दाख से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर मुकम्मल तरीके से आप देखिए किस तरह से फिर लद्दाख और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच यहां गतिरोध बन गया है। और ले एक्सपर्ट जो कि एपेक्स बॉडी है, ले एपेक्स बॉडी ने गतिरोध के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार बता दिया है और भाजपा ने राज्य का दर्जा बहाल करने से किनारा कर दिया है। संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन वो कर रहे हैं और ले एपेक्स बॉडी ने राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक सुरक्षा को लेकर आंदोलन की भी यहां धमकी दे दी है। और इससे पहले भी आपने देखा था कि लेह एपेक्स बॉडी किस तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। उन्होंने पहले गुपकार अलायंस के साथ भी बातचीत की, लेकिन इस वक्त आप देखिए बड़ी अपडेट जो लद्दाख से देखने को मिल रही है, वो फिर से लद्दाख और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच गतिरोध एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी ने गतिरोध के लिए गृह मंत्रालय को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से काम सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से गतिरोध यहां पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो भाजपा ने राज्य का दर्जा बहाल करने की बात सामने रखी है, इससे किनारा वो करते हुए नजर आए। उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन भी किया। इसाक हमारे संवाददाता लद्दाख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसाक, किस तरह से अब वहां पर सूरत-ए-हाल बने हुए हैं, क्योंकि पहले ही अपेक्स बॉडी ने काफी काम भी किया, गुपकार अलायंस के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन अब गृह मंत्रालय के साथ भी गतिरोध बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपको बता से लद्दाख के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट लगातार जारी है लद्दाख को स्टेटहुड की मांग को लेके, और वहीं लेह और करगिल में एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों की जानिब से एक ज्वाइंट स्ट्रगल लद्दाख को स्टेटहुड 6 शेड्यूल के आधार पे करने की मांग की है। और इसी के चलते जिस तरह से नित्यानंद राय जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में से थे, एमओएस होम, तो वो जब लेह आए थे, जिस वक्त कस्टोडियन पार्लियामेंट ओम बिरला लेह विजिट किया था, उस वक्त उनके साथ मीटिंग करके 30 अगस्त के दिन मीटिंग करके ये तय किया था कि आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर एक कमेटी बनाया जाएगा और वो कमेटी लद्दाख के आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हवाले से बात करेगा और उस कमेटी का क़यादत जो है वो एमओएस होम रहेगा। लेकिन अभी तक वो कमेटी फिलहाल नहीं बना है और दिल्ली के साथ लद्दाख का राबिता अब जो है आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ है। तो इसी के चलते, क्योंकि एक मीटिंग लगातार जारी रखना था मिनिस्टर होम अफेयर्स के साथ, लेकिन वो चीज नहीं होने पर एपेक्स बॉडी ने कल एक कन्वोकेशन रखा जिसमें ज्वाइंटली जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के ज्वाइंटली एक स्टॉर्मिंग मीटिंग रहा। और इस मीटिंग में काफी हलचल रही और अलग अलग इश्यूज पे बातचीत किया। लेकिन आपको बताते चले, इससे पहले जो एपेक्स बॉडी की बात करें, एपेक्स बॉडी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत किया था और उससे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एपेक्स बॉडी के साथ भी बात किया और गुपकार अलायंस के साथ भी बात किया था। लेकिन अब जो है लद्दाख की बात करें, लद्दाख में एपेक्स और केडी एक प्लेटफॉर्म पे आके आने वाले वक्त पे स्ट्रगल करने जा रहे हैं। लेकिन कल की जो कन्वोकेशन मीटिंग में काफी हलचल रही और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग ओपिनियन देखने को मिला कि ये जो स्टेटहुड की मांग है वो फिलहाल लद्दाख के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी और भी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने की जरूरत है और भी लोगों से बातचीत करने की क्या लगता है साहब कि कहां पर बातचीत में कमी रह गई जिसकी वजह से मतभेद वहां पर पनपता हुआ नजर आया? जी, आपको बताते चले, जिस तरह से एपेक्स बॉडी का क्लियर कट स्टैंड ये है कि अब लद्दाख को स्टेटहुड की मांग की और स्टेटहुड की मांग को लेके भारतीय जनता पार्टी पिछले कई टाइम से लद्दाख के अंदर ये कह रहे हैं कि फिलहाल स्टेटहुड जो है वो लद्दाख कैसे मांग कर सकते हैं जब तक सभी स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं किया जाता। तो उसकी बरक्स में अपोजिट में एपेक्स बॉडी का कहना है कि इससे पहले जितने भी लोग थे लद्दाख के अंदर, खासकर जितने भी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब से बातचीत करने के बाद ये तय हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में ये क्लियर है एपेक्स बॉडी का कि लद्दाख के लिए ज्वाइंटली स्ट्रगल और एजिटेशन जारी रहेगा स्टेट। लेकिन इसाक, अगर बात की जाए, जब संसद के अंदर धारा 370-35A को संशोधित किया गया था, उस वक्त अमित शाह की तरफ से बताया गया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विकास की राह पर इसे लेकर जाया जाएगा। लेकिन लद्दाख को लेकर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई थी, केंद्र शासित प्रदेश पर ही रखने की बात देखी गई थी अभी तक। इस पर राज्य का दर्जा कब तक बहाल होगा, क्या कोई तस्वीर साफ हो पाई है?
जी यही कंसर्न है लद्दाख के अंदर। जो लीडर सेन का कहना है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना के लद्दाख के अंदर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हुआ है। तो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड दिया जाए ताकि पब्लिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो मजबूत रहे, ग्राउंड जीरो पे डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग रहे, न कि ब्यूरोक्रेटिक जो है पावर लद्दाख के ऊपर रहे। ये एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है। चलिए इसाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इसाक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो लद्दाख से अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से अपेक्स बॉडी अब संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर किनारा कर दिया है, लेकिन यहां अपेक्स बॉडी चेतावनी दे रही है कि आने वाले समय में वो संघर्ष करेंगी और राज्य के दर्जे को बहाल करने की भी पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा लद्दाख या फिर राज्य का दर्जा भी इसे दिया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह यहां 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और तलाशी लेने वाली जब्त करने के साथ साथ गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिए जाने को लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आना और चीन और पाकिस्तान के रवैये से पैदा हालात को देखते हुए सरकार का ये कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सीमा के उस पार से नशे की तस्करी में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार के इस कदम से आने वाले समय में नशा तस्करी पर नियंत्रण भी होगा, लेकिन किस तरह से होगा वो आपको दिखा देते हैं। बीएसएफ के तकरीबन 2,65,000 सोल्जर जो हैं वो हमारी आईबी और कहीं कहीं पे एलओसी को गार्ड कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन उभर के सामने आ रही है हमारे दो पड़ोसी देशों से, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान, थिंग्स आर नॉट लुकिंग ऑल दैट गुड। तालिबान सरकार का अफगानिस्तान में आना हैज फर्दर एम्बोल्डन द पाकिस्तान एंड चाइना। अभी वो इस फिराक में है कि प्रॉक्सी वॉर को जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया जाए और कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। हमारी पंजाब और जम्मू कश्मीर यूटी बुरी तरह से इससे इफेक्ट हो सकते हैं अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर लिए। तो ये उसी दिशा में एक कदम है जहां पे इन्होंने बीएसएफ को एम्पावर किया है। इस समय अगर हम देखें तो बॉर्डर के ऊपर नरकोटिक टेररिज्म का प्रोसेस चल रहा है, आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, करेंसी की फेक करेंसी डाली जा रही है। और बीएसएफ जो है अभी इसके अंदर पुलिस के साथ सहयोग करके इस जो थ्रेट को काफी हद तक मिटिगेट कर सकती है और ये एक अच्छी मूव है जिसकी मैं तारीफ करता हूं और आने वाले समय में इसके अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे। जो 35 किलोमीटर इनसाइड पेरीमीटर्स के ऊपर जो पावर दी गई हैं, एडिशनल पावर के, वो लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी 2-3 महीने या 4 महीने 6 महीने पीछे अपने आप को ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो ड्रग्स की तस्करी है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर हो रही है और ड्रग्स की तस्करी ड्रोन से भी की जा रही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और कैरियर की मदद भी ली जा रही है। आपने देखा है कि पीछे 33 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जो हैं, जो कंसाइनमेंट्स हैं वो पकड़ी गई। यानी कि सडनली ड्रग्स जो हैं बड़े हाई लेवल पे जो इनकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई। कुछ देखिए कि हाँ, अफगानिस्तान की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा क्योंकि तालिबान जो हैं उनका जो पूरा जो आमदनी का जरिया था वो ड्रग्स ही है। तो वो डेफिनेटली चाहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान भी एक मार्केट है और हिंदुस्तान के थ्रू बाहर जाना भी एक बड़ी भारी एक रूट मार्केट है जिसके रूट के थ्रू, हिंदुस्तान रूट के थ्रू बाहर भेजा जा सकता है। तो इसमें बढ़ोतरी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। इस बढ़ोतरी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डेफिनेटली एक ठीक फैसला लिया है। तो मौजूदा समय में जम्मू का उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है। भारी मंदी के कारण जम्मू के उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उद्योगपतियों के मुताबिक कोरोना महामारी ने पहले ही जम्मू के उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है और रही सही यहां कसर जीएसटी ने पूरी कर दी है। उद्योगपतियों का आरोप है कि कोरोना महामारी के साथ साथ जीएसटी ने जम्मू के उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहना था उद्योगपतियों का, देखिए। दिन हर साल के बाद जो सिचुएशन है वह बद से बदतर होती जा रही है। उसके कुछ कारण है।
उसका एक कारण तो ये है कि जो हमारे लिए जो जीएसटी लगा दिया गया स्टेट में, जीएसटी के कारण ठीक है, जीएसटी पूरी कंट्री में लगा तो इस कंट्री ये स्टेट में भी लगना चाहिए, लगा, लेकिन हमारे लिए प्रोटेक्शन क्या है? हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको लाने के लिए रॉ मटेरियल हमें ऑल ओवर इंडिया से लाके यहाँ रॉ मटेरियल लाना है, उस पर हमारे फ्रेट चार्जेस लगते हैं, अदर चार्जेस लगते हैं, हमने वहां से टेक्निकल नो हाउ लानी है, उसके लिए जो आदमी दिल्ली में 5,000 में काम करता है वो हमारे पास यहाँ 25 में भी काम नहीं करता, हमें उनको भी यहाँ लाना पड़ता है। फिर यहाँ पर आकर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फिर वही गुड्स हमने यहाँ बनाकर उनसे अच्छी क्वालिटी के बनाकर वापस बेचते हैं जब वहां पर, तो उसमें दोबारा फ्रेट कंपोनेंट आ जाता है, तो जब वहां जाके जाता है तो हमारी वो वहां पर रेट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव रहते ही नहीं, तो हम कैसे बेच पाएंगे? तो एक तो जीएसटी ने मार दिया, हमारी जो आउटसाइड J&K स्टेट सेल थी पहले, वो तो पहले ही खत्म थी, अब जो स्टेट में होती थी वो बाहर वाले लोग आके यहाँ बेच रहे हैं, तो हमारा वो तो काम खत्म हो गया। नंबर 1। नंबर 2, उसको खूब करने के लिए हमने कहा ऑनलाइन सेल स्टार्ट करते हैं, हमने ऑनलाइन सेल जो है ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट की। अब ऑनलाइन सेल में भी फिर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाती है, मैंने यहाँ से पांडिचेरी माल भेजना है, मैंने यहाँ से कन्याकुमारी माल भेजना है, तो एक पीस के ऊपर 1,500 रुपए 2,000 रुपए की कॉस्ट आ जाती है, जबकि वही बंदा जो दिल्ली में बैठा, बॉम्बे में बैठा, वो 400-500 रुपए में बेच देता है, तो वो 1,500 रुपए में मैं कहां से रिकवर करूंगा? बाहर की मार्केट भी खत्म, लोकल मार्केट भी खत्म। बोला है कि जो नई इंडस्ट्री 2021 में अप्रैल 21 में लगाएगा या उसके बाद लगाएगा तो उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको जीएसटी मिलेगा, 100% जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगी। अब वही एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो चल रही है, पिछले 24 साल से चल रही है, जिसने 24 साल से एम्प्लॉयमेंट 5 से 50 पर लाई, 50 से 100 पर लाई, वो चल रहा है, वो यहाँ से भाग नहीं रहा। आप इंसेंटिव दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन आप नई इंडस्ट्री आएगी, जब उसको इंसेंटिव मिल जाएंगे तो लोकल भी में कॉम्पिटेटिवनेस खत्म हो जाएगी। जब हमारी लोकल भी कॉम्पिटेटिवनेस खत्म होगी तो बेचारे ये जो 150 आदमी हमारे पास काम करते हैं, मुलाजिम है जो, ये सारी की सारी नौकरियां जाएंगी, यहाँ काम बंद होंगे। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड द एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट गुड। दूसरा कारण ये इंडस्ट्री का तो हमारे ये है कि हमारे तो बहुत प्रॉब्लम है खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। देखो, एक तो हमारा जीएसटी का जो उन्होंने किया है, ये उन्होंने रखा है 50 करोड़ रुपया रखा है, जो 3% छोटी इंडस्ट्री को देना है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अमाउंट बहुत कम है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं फायदा। हमारा टोल टैक्स बंद होने से हमारी इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल, इसमें काफी बर्बाद है। चाहे कोई डिमांड नहीं है, मार्केट ठंडी है, मतलब काम काज बिल्कुल ठप्प पड़ गया है, समझ नहीं आ रहा मार्केट कैसे चलेगी। मतलब ये पोस्ट कोरोना में कुछ भी काम बिल्कुल है ही नहीं, तो ना कोई डिमांड है, सीजन आ गया, सीजन होने के बावजूद भी कोई डिमांड नहीं है। चलिए, तो अब आपको जम्मू जिले से राहत भरी खबर बता देते हैं, क्योंकि जम्मू जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जीएमसी प्रशासन के मुताबिक अगर बात की जाए तो जम्मू में कोरोना संक्रमण के केवल 3 ही मरीज हैं, और जिनमें 2 का इलाज जम्मू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि 1 का इलाज डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट नहीं हुआ है। हमारे पास कुल मिला के 3 पेशेंट्स जो हैं एडमिटेड हैं, जिनमें से 2 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 1 पेशेंट जो है डीआरडीओ जो कोविड हॉस्पिटल है भगवती नगर में एडमिट है। आपके माध्यम से जैसे पहले भी बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ में वैक्सीनेशन जो है अपना शेड्यूल पूरा कर लेना चाहिए, और तीसरी बात है कि अगर सिम्टम्स किसी के होते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है किसी भी नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्टिंग करा के अगर पॉजिटिव होते हैं तो ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट के पास जाके खुद ही कोई दवाई लेना जो है बिल्कुल गलत बात है, उससे नुकसान होने के ज्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। कृषि विभाग जम्मू संभाग के निदेशक ए.के. शर्मा ने रबी की फसल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस मौके पर निदेशक ए.के. शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें किसानों को रबी की फसल को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रबी के सीजन में 70,000 क्विंटल बीज यहां किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। बड़ी चीज जो है रबी के लिए वो है सीड। तो हम रबी में कोई 70,000 क्विंटल बीज किसानों को देंगे इस रबी सीजन में, जिसमें
मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा बीज लगेगा हमारा गेहूं का, 60,000 क्विंटल के करीब गेहूं का बीज लगेगा। और उसके बाद जो चारे वाली फसलें हैं, जबी और बरसीम, ये जो है ये 3,000 क्विंटल के करीब ये वाला बीज जो है ये हम किसानों को दे रहे हैं। 1,000 क्विंटल के करीब हम ऑयल सीड जो है तेल वाली फसलों का बीज देंगे। ऐसे ही सब्जियों का जो बीज है ये लगभग 400 क्विंटल के करीब सब्जियों का इस सीज़न में हम किसानों को दे रहे हैं। इसी तरीके से जो ये जो फसलें हैं हमारी दालों वाली फसलें हैं, पल्सीज हैं, ये भी बीज जो है हम किसानों को दे रहे हैं। रबी सीजन का कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कोई 70,000 क्विंटल हम सीड जो है किसानों को दे रहे हैं और ये सब्सिडाइज्ड रेट पे है। इस 70,000 क्विंटल में हमारी अपनी प्रोडक्शन जो होगी वो लगभग 35,000 क्विंटल हमारा अपना बीज है जो हम अपने फार्मों से पैदा करते हैं और आगे किसानों को दे रहे हैं। और इतना ही लगभग आधा बीज जो है हम जो सीड कंपनियां हैं, भारत सरकार की जो कंपनियां हैं जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उनसे ये सीड हम प्रोक्योर करके और सारा बीज जो है किसानों को अपने सब्सिडी के बजट के हिसाब से सब्सिडाइज्ड रेट पे किसानों तक पहुंचा रहे हैं। आज की डेट तक हमने लगभग 10,000 क्विंटल बीज जो है वो फील्ड में हम हमारे जो स्टोर हैं, जो गांव लेवल पे जो स्टोर हैं, पंचायत लेवल पे स्टोर हैं, वहां पर हमने पहुंचा दिया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।